1998 में क्या होता है, भाजपा 2 स्टेट दिल्ली और मध्य प्रदेश में अपनी सरकार खो लेती है, मतलब उनकी सरकार चली जाती है। कारण क्या रहता है? प्याज। प्याज के बढ़े हुए दामों के कारण भाजपा 2 स्टेट खो देती है, दिल्ली और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अपनी रणनीति सही कर लेती है, वहाँ अपना होल्ड स्ट्रॉन्ग रखती है, तो मध्य प्रदेश में तो बीजेपी वापस आ जाती है। पर दिल्ली में बीजेपी वापस नहीं आ पाती। 15 साल शीला दीक्षित, और शीला दीक्षित उस समय एक ऐसा चक्रव्यूह रचती है। चक्रव्यूह क्या? शीला दीक्षित को दिल्ली में एक चीज समझ में आती है कि बीजेपी का कोर वोटर क्या है, मिडिल क्लास। और हमारे पास में वोट लेने के लिए क्या है? मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम कांग्रेस के साथ फिक्स। तो इसी के साथ में शीला दीक्षित एक चक्रव्यूह रचती है। उसके तहत वो करती है कि जो भी बीजेपी के वोटर्स थे, जो भी उनकी कॉलोनियां थी, जो भी कहा जाता है कि ये बीजेपी के वोटर्स हैं, उनकी कॉलोनियों के बीच में झुग्गी झोपड़ियों के लोगों को बसा देती है। दिल्ली में 2 जो बड़े वोटर्स हैं कांग्रेस के, आज नहीं पहले शीला दीक्षित के समय, वो है एक तो मुसलमान और एक झुग्गी झोपड़ी वाले। अब उनके बीच में वो वहां पर उन लोगों को बसा देती है। इससे क्या होता है कि ऐसा नहीं कि एक जगह, लमसम सभी जगह जहां भी बीजेपी का कोर वोटर्स है, वहां की कॉलोनियों में बीच में झुग्गी झोपड़ियों को बसा दिया जाता है। ये जो चक्रव्यूह है शीला दीक्षित ने रचा था। ये केजरीवाल की रची हुई राजनीति नहीं है। ये केजरीवाल तो उस पर खेल रहे हैं। अब ये रचा हुआ है शीला दीक्षित का चक्रव्यूह, जिससे बीजेपी अभी तक नहीं तोड़ पाई। क्योंकि झुग्गी झोपड़ी वाले एक मुफ्त वोट देते हैं, 80%, 70 से 80% एक मुफ्त वोट देते हैं। वोट ना देने की बुरी आदत है मिडिल क्लास की। उन्हें फिल्म देखनी है उस समय, घूमना है उस समय, बाहर जाना है उस समय, वोट दे देंगे यदि लाइन नहीं है तो, और भीड़ है बड़ी है तो नहीं देंगे। और सबसे ज्यादा जिनकी मांग रहती है सरकार से, वो मिडिल क्लास की रहती है, रहनी भी चाहिए, पर वोट नहीं देंगे। बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिडिल क्लास से मिलता है, तभी तो बीजेपी अपना जो परसेंटेज है वोटिंग में वो नहीं बढ़ा पाती, वो 30 से 35 के बीच में रह जाती है, क्योंकि मिडिल क्लास अपना वोट ही नहीं देता है। वहीं कांग्रेस को पता है कि हमारा मुस्लिम वोट है वो पूरा आएगा, झुग्गी झोपड़ी वाले हैं वो पूरे आएंगे। और ये ऐसा चक्रव्यूह शीला दीक्षित ने रचा कि 26 साल बीजेपी अभी तक तोड़ नहीं पाई है। 15 साल शीला दीक्षित और 11 साल अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में बीजेपी ने सत्ता का मुंह तक नहीं देखा 26 सालों से। 2014 के बाद में ये जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, वंचित हैं, 2014 के बाद में जो वंचित वर्ग है वो नरेंद्र मोदी के पास आता है। मतलब वोटर सुन के एक बहुत बड़ा भाग नरेंद्र मोदी जी के पास आ जाता है। पर दिल्ली में ये नहीं हो पाता है। लोकसभा में जरूर हम सातों की सातों सीटें जीत जाते हैं, 14, 19, 24, पर विधानसभा में यही वोटर बीजेपी को वोट नहीं देता है। लोकसभा में जरूर ये वोटर्स वोट देंगे, पर विधानसभा में वोटर्स बीजेपी को वोट नहीं देते। अब बात है कि बीजेपी के पास में उपाय क्या है, क्योंकि देख लिया 15 में और 20 में देख लिया कि मुसलमान वोट नहीं देंगे, उनकी हम बात नहीं कर रहे। वंचित वर्ग है, झुग्गी झोपड़ी के जो लोग हैं, पूर्वांचली लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, यूपी बिहार से जो आए हुए हैं, वो लोग हमें वोट नहीं दे रहे हैं। पहले देते थे कांग्रेस को, अब देते हैं आम आदमी पार्टी को। तो उपाय क्या है? उसका रास्ता बीजेपी ने इन चुनावों में खोज लिया है। और ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बीजेपी का है महाराष्ट्र से, क्योंकि महाराष्ट्र में जब चुनावों का
अनाउंसमेंट हुआ था तब कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र में जनता के बीच में निराशा बहुत ज़्यादा है, हताश है जनता वहाँ की बीजेपी से। जब अमित शाह ने शरद पवार के खिलाफ बोला तो वहाँ के कैडर्स को लगा कि हम लड़ सकते हैं चुनाव। एक भावना जगी युद्ध लड़ने की, चुनाव लड़ने की। फिर धीरे धीरे जो आरएसएस ने, बीजेपी ने मिलकर जो लास्ट लेवल तक, मतलब निचली इकाई तक, हर एक परिवार तक जाकर जो उन्हें समझाया, उसका फर्क बहुत ज़्यादा पड़ा। इतना ज़्यादा पड़ा कि महाराष्ट्र में एक भगवा की लहर चल पड़ी और ये जीत नहीं, ये प्रचंड जीत हुई। हरियाणा में यही हुआ। कहाँ समीकरण अलग थे और क्या हो गए, कहाँ महाराष्ट्र में समीकरण अलग थे, क्या हो गए। तो उसका काट बीजेपी ने ढूंढ लिया है कि निचले स्तर तक जाकर, उनके बीच में जाकर काम करना, उन्हें समझाना कि बीजेपी ने आप लोगों के लिए क्या क्या किया है, क्या क्या करेंगे। और केजरीवाल ने आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ झूठ दिखाया है, किया कुछ नहीं। सिर्फ दिखाया है, किया कुछ नहीं। केजरीवाल ने एक बात फिक्स कर दी कि भारतीय चुनावों में झूठ चलता नहीं, दौड़ता है, और झूठा प्रचार उठता है। झूठा प्रचार करके, झूठे वादे करके जीता जा सकता है। जरूरी नहीं है आपको काम करना, बस आपको वादे करने की टेक्निक होनी चाहिए। वादा कब करना है, कैसे करना है, प्रचार कैसे करवाना है, उसका एडवर्टाइजमेंट कैसे करवाना है देश विदेश में, वो आपको पता होना चाहिए। आप जीत जाएंगे चुनाव। केजरीवाल ने ये चीज सिखा दी इस राजनीति। 4 जून 2024 लोकसभा के नतीजे आते हैं और उसी के 15 दिन बाद बीजेपी लग जाती है दिल्ली में, दिल्ली की कमान संभालने, दिल्ली में प्रचार करने, ये बताने कि हमने क्या किया है और केजरीवाल ने कैसे झूठ बोला है आप लोगों से। पर ये पहला चुनाव है जहां पर केजरीवाल आप लोगों को मायूस नजर आएंगे। आप उनके हाव भाव देखिए, बोलने की उनकी अभी जो बोलने का तरीका है, रणनीति है, वो देखिए उनकी। वो इतनी कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगी आपको जो 15 और 20 के मुकाबले में दिखती थी। उस समय एक भाव था जीत का कि मैं जीत जाऊंगा, जीतूंगा, मेरी पार्टी जीतेगी। वो भाव अब नहीं है। निराशा उनके कहीं ना कहीं चेहरे पर साफ दिखाई देती है, क्योंकि उस समय वो एक राजनेता के रूप में उभरे थे, तो अब एक भ्रष्टाचारी के रूप में। ये स्थिति तब होती है जब जनता आपकी बात सुनना बंद कर देती है, आप पर विश्वास करना बंद कर देती है, आपकी बातों को मानना और उसे अनदेखा करना स्टार्ट कर देती है। तब एक राजनेता की ये हालत होती है। जो ये डर है वो तब आता है। अब की बार वाला चुनाव केजरीवाल का पहला चुनाव ऐसा है जो उनकी हालत ऐसी है, जो ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अब की बार नतीजा क्या रहना है। जो ये कहते थे कट्टर ईमानदार, उनकी छवि जनता में 15-20 में उस हिसाब से गई थी कि हो सकता है ये कट्टर ईमानदार हो। पर अब भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं और अदालत जो फैसला देती है उससे पहले जनता की अदालत अपना फैसला अलग तरीके से देती है। शराब घोटाला केजरीवाल पर लगा हुआ है, अभी आरोप साबित नहीं हुए हैं, पर जनता ने ये मान लिया है कि आरोपी हैं। जैसे जब ये बात आती है तो मुझे बोफोर्स का जो घटना थी वो याद आती है। राजीव गांधी ने रिश्वत नहीं ली थी, भ्रष्टाचार नहीं हुआ था, पर जनता मान चुकी थी कि हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुई है, क्योंकि जनता की अदालत में क्या फैसला आता है ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। और उसी तरह जनता ने मान लिया है कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, शराब घोटाला हुआ है। केजरीवाल के हार के कारण होंगे दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगे जो हुए, उसके बाद में ये पहला विधानसभा चुनाव है। कोरोना के बाद में पहला विधानसभा चुनाव है। कोरोना में जो यूपी बिहार के लोगों को भगाया गया, उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, परिवार जो खराब हो गए,
उस उसका पूरे का पूरा जो बदला है वो इन चुनावों में लिया जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि वो लोग भूले होंगे कि कोरोना में क्या किया था केजरीवाल। जब भी केजरीवाल से कुछ पूछा जाता है तो ये कहते हैं केंद्र ने हमें रुपए नहीं दिए, केंद्र ने हमें ये करने नहीं दिया, केंद्र ने ये करने नहीं दिया। मोदी जी रोड़े अटका रहे हैं, अमित शाह ये नहीं करने दे रहे। चलो मान लिया, केंद्र आपको रुपए नहीं देती, केंद्र आपको काम नहीं करने देती। पर कोरोना में क्या? कोरोना में जहां सब स्टेट मिलकर काम कर रहे थे, नरेंद्र मोदी सब स्टेट से मिलकर काम करने की अपील कर रहे थे, वहां आपने क्या किया दिल्ली में पूर्वांचली लोगों के साथ? वो ये लोग भूले नहीं है, ना हम लोग भूले हैं वो, कि कैसे आपने बसों में भर भर कर बॉर्डर पे छोड़ा गया यूपी बिहार के लोगों को, कैसे आपके मंत्रियों ने फोन किया कि इनको घरों से निकालो इन लोगों को, कैसे आपके पिछले स्टेटमेंट आए थे कि 500 रुपये लेकर आते हैं और 25 लाख पता नहीं 5 लाख का बीमा मुफ्त ले जाते हैं। ये सब भूले नहीं है, ना भूले हैं पूर्वांचली। और इसी का फायदा और इसी का घाटा, फायदा पूर्वांचलियों का फायदा केजरीवाल ने 15 और 20 में उठाया है, क्योंकि इन्हीं ने ही सरकार बनाई है। घाटा यही लोग अब घाटा करवाएंगे 2025 में, सरकार इनकी खत्म कर कर, ये आपदा दिल्ली से हटाकर। ऊपर से शीश महल का घोटाला, क्लासरूम का घोटाला, ये एक अलग मुद्दे बने हुए हैं। याद कीजिए जब केजरीवाल कैग की रिपोर्ट लेकर घूमते थे और उनके घोटाले बताते थे कि ये घोटाला कर दिया, ये घोटाला कर दिया। आज वही कैग जब रिपोर्ट तैयार है, उनमें घोटालों का जब विवरण दिया हुआ है, तो वो पार्लियामेंट ऑफ हाउस में पटल पर नहीं रखने दे रहे, वो रिपोर्ट टेबल पर नहीं रखने दे रहे वो रिपोर्ट। उनसे भाग रहे हैं ये केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। ये वही है जो कैग की रिपोर्ट लेके घूमते थे कि देखिए ये घोटाला कर दिया, देखिए। आज वही सरकार कैग की रिपोर्ट को दरकिनार कर रही है, उससे भाग रही है। जब वो उससे जवाब पूछ रहे हैं कैग की रिपोर्ट में, जब जवाब पूछा जाता है केजरीवाल सरकार से, तो कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि है ही नहीं कोई, और जवाब दिया तो उल्टा फंसेंगे। बीजेपी 15-20 के बाद में, 2015-2020 के बाद में पहली बार मैदान में इस तरीके से उतरी है कि जहां जमीनी स्तर पर काम कर रही है, जहां रणनीति बना रही है। रणनीति का मतलब यही नहीं है कि प्रचार कैसे किया जाएगा, कि रैलियां कैसे की जाएगी। रणनीति का मतलब ये है कि निचले स्तर पर तक कैसे पहुंचा जाएगा, अपनी बात कैसे रखी जाएगी, कैसे समझाई जाएगी। और जब बीजेपी और आरएसएस का दोनों का कॉम्बो हो जाता है और निचले स्तर तक काम किया जाता है, तो हमने देखा है हरियाणा और महाराष्ट्र, ये जीत देखी है हमने। अब ये अग्नि परीक्षा है बीजेपी की और आरएसएस की, कि वो दिल्ली में कैसे काम करेंगे, निचले स्तर पर हर एक इकाई तक पहुंचेंगे और अपने वोटर्स को वोट देने के लिए मजबूत करेंगे, प्रतिबद्ध करेंगे कि वोट देना है, देंगे। क्योंकि बीजेपी का जो वोट है, प्रतिशत है, वो 30-35 के बीच में ही रह जाता है। और जीतने के लिए कम से कम बीजेपी को 45 से 50% चाहिए। क्योंकि यदि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के वोट में यदि सेंध मारी, मतलब उन्होंने अपना मुस्लिम वोट ले लिया, और कुछ बीजेपी ने अपना वोट प्रतिशत के अलावा झुग्गी झोपड़ी का वोट ले लिया, तो ये चुनाव केजरीवाल का अंतिम, और बीजेपी की 26 साल बाद सत्ता में, मतलब दिल्ली की सत्ता में वापसी हो जाएगी। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की हालत खराब है। बीजेपी की हालत उनकी रणनीति पर, धरातल पर वो कैसा कार्य करेंगे आरएसएस के साथ मिलकर, इस पर डिपेंड रहेगा। जय श्री राम। आज का मुद्दा यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।